हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा डी ट्रिपल एस बी पीजीटी कॉमर्स फीमेल 2018 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज हम 101 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप हमारे अपडेट लेना चाहते हैं या नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 101, दोज हु buy goods and services for their personal use or the use of other in their immediate household are, जो लोग पर्सनल यूज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं या फिर यूज ऑफ अदर इन देयर इमीडिएट हाउस होल्ड में और काम के लिए यूज करने के लिए चीजें खरीदते हैं तो उनको क्या कहते हैं? अल्टीमेट कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, an instrument whose value depend on the value of some underlying asset is called, वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू अंडरलाइनिंग एसेट के ऊपर डिपेंड करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के लिए हमें कोई एसेट या अंडरलाइनिंग एसेट कुछ ना कुछ चाहिए होता है जिसकी वैल्यू डिराइव की जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। द थ्री मेजर सोर्स ऑफ रिस्क आर बिजनेस रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क एंड मार्केट रिस्क। Option number 3 is the right answer. Moving on the next question number 104, which of the following is not a money market security? मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट वो मार्केट होती है जो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होती है, यानी कि इसमें सारे के सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका पीरियड जो है, ड्यूरेशन जो है लेस देन 1 ईयर होता है। कमर्शियल पेपर मनी मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मनी मार्केट, कौन नहीं है? डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर क्या है? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू द, कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसके इक्वल होती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, a contract which gives its owner the right to buy or sell an underlying asset on or before a given date at a predetermined price is called, जो डेट डिसाइड की जाती है उस पर या उससे पहले कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो राइट टू बाय और राइट टू सेल प्रोवाइड करता है? वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आपको क्या देता है? कॉल ऑप्शन आपको देता है राइट टू बाय, और पुट ऑप्शन आपको क्या देता है? राइट टू सेल। क्लियर? तो ऑप्शन है जो आपको राइट देता है, नोट द ऑब्लिगेशन टू परचेजिंग अ पर्टिकुलर अंडरलाइनिंग एसेट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, और कॉल ऑप्शन राइट टू बाय प्रोवाइड करता है, पुट ऑप्शन राइट टू सेल आपको प्रोवाइड करता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, a ratio which reflects the price investors are willing to pay per rupees of earning per share is known as, देखिए जो इन्वेस्टर पे करने के लिए रेडी है अर्निंग पर शेयर के बेस पे तो उसे कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो मीन्स प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी कि अर्निंग के बेस पे प्राइस पे करने के लिए इन्वेस्टर रेडी होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है, अभी हमने 107 किया था। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट टाइटन अ फर्म्स क्रेडिट पॉलिसी? इसमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो फर्म की क्रेडिट पॉलिसी को टाइटन नहीं करता है, यानी कि स्ट्रिक्ट नहीं करता है? लेंथिंग द डिस्काउंट पीरियड, डिस्काउंट पीरियड की लेंथ को बढ़ाना, इससे तो क्या होगी? टाइट नहीं होगी, लूज होगी क्रेडिट पॉलिसी। इम्प्लीमेंटिंग अ मोर स्ट्रिजेंट क्रेडिट स्टैंडर्ड अगर बढ़ाएंगे तो टाइटन होगी। रिक्वायर्ड अ कैश डाउन पेमेंट रिक्वायरमेंट करेंगे तो टाइटन होगी, और ड्यू पीरियड अगर शॉर्ट करेंगे तो उससे भी क्या होगी? टाइटन होगी। अगर ड्यू पीरियड इंक्रीज करेंगे या लार्ज करेंगे तो उससे क्या होगी? लूज होगी।
तो उसने पूछा है नोट टाइटन, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, सिक्योरिटी एक्स हैज एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 5% and standard deviation 4%. Security Y has an expected rate of return 8% and standard deviation 10%. If there is 75% of investment in X and 25% investment in Y, then the return on portfolio will be. अगर 75% सिक्योरिटी X में और 25% सिक्योरिटी Y में इन्वेस्ट करते हैं तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। सिंपल सा है, देखिए X और Y की बात हो रही है। X में कितना करें 75 यानी कि 0.75 और इसकी रिटर्न रेट कितनी है 5% यानी कि 0.5। Y में इन्वेस्ट कर रहे हैं 25% मीन्स 25 और इसकी रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 8% मीन्स 0.8। इनको सोल्व कर देंगे, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37, 4 प्लेस के बाद क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली इसको करेंगे, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 1 2 3 4 यानी कि आपका क्या आ जाएगा, ये इसको ऐड करेंगे यू विल गेट 0.0575। इट मीन्स 5.75%। क्या आंसर आ जाएगा आपका, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से आप रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं अलग अलग पोर्टफोलियो की। सपोज इसी क्वेश्चन में आपको पोर्टफोलियो रिस्क पूछा होता तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते, पोर्टफोलियो रिस्क के लिए आप फॉर्मूला यूज करते जो भी पर्टिकुलर परसेंटेज होता, सपोज हमारे क्वेश्चन में 75 है इंटू वेरियंस 1 प्लस वाई में 25% है इंटू वेरियंस 2, इसको सोल्व करते तो आपको क्या आ जाता पोर्टफोलियो रिस्क। लेकिन हमसे रिटर्न पूछा तो हमने सिंपली कैलकुलेशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, वेरियंस क्या होता है, वेरियंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अगर रिटर्न ना करके पोर्टफोलियो रिस्क आए तो भी आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 110, फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ अ फर्म्स आर गाइडेड बाय, फर्म के फाइनल डिसीजन किससे गाइड होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, dash is the science of using psychology and demographic to better understanding consumer। तो कौन सी साइंस है जो साइकोलॉजी एंड डेमोग्राफिक को यूज करती है कॉम्बिनेशन को बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर, तो वो क्या है साइकोग्राफिक। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, the expected rate of return that an investor could earn by investing his money in financial asset of equivalent risk is called। देखिए एक जो इन्वेस्टर है अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करके जो एक रिटर्न गेट करता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो गेट करता है वो किसके इक्वल होता है, वो रिस्क क्या कहलाता है, एसेट ऑफ इक्विवेलेंट रिस्क इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप एक ऑप्शन को छोड़ के दूसरे ऑप्शन को चूज कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल के इक्वल रिस्क होगा ही होगा। तो यही से आपसे पूछा था, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर कुड अर्न बाय इन्वेस्टिंग हिज मनी इन फाइनेंशियल एसेट ऑफ इक्विवेलेंट रिस्क इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 113, सेबी हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर द कंपनीज टू डिस्क्लोज देयर, सेबी ने कंपनीज को क्या डिस्क्लोज करने के लिए कहा है, क्वार्टरली रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, इन डैश मार्केट द सेलर एंगेज इन द मास प्रोडक्शन, मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड मास प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर ऑल बायर। भाई सब चीज मास है तो ये क्या है, मास ही होगा। Moving on the next question, question number 115, refer to a firm holding some cash to meet its routine expenses that are anchored in the ordinary course of action। अपनी रूटीन एक्सपेंसेस के लिए जो फर्म कैश होल्ड करती है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है
कि फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ग्रैब करने के लिए कैश को होल्ड करके रखना। प्रिकॉशनरी का मतलब क्या होता है? प्रिकॉशनरी का मतलब होता है कि जो भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आए उसके लिए कैश को होल्ड करके रखना। और कंपनसेटिंग क्या होता है? जो बैंकिंग फैसिलिटीज मिलती है उसकी पेमेंट करना, यानी कि बैंक जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उस फैसिलिटी के बदले में जो आप पेड करते हो वो क्या है? कंपनसेटिंग मोटिव। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। A company has a fixed cost of rupees 40,000. The selling price per unit is rupees 4 and the variable cost per unit is rupees 3. The break even quantity is as. तो break even क्या होगा? break even quantity है, रुपीज में नहीं है, ये यूनिट्स में गिवन है। तो break even point क्या होता है? break even point होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन, अगर यूनिट में निकालना हो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल्स प्राइस पर यूनिट। ठीक है, अब हमारे में सिर्फ हमें यूनिट में निकालना है तो आसानी से हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट अपनी कितनी है? फिक्स कॉस्ट है 40,000। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और एक क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हमारे पास डेटा है सेल्स एंड वेरिएबल का, तो 4 - 3 1, 40,000 डिवाइडेड बाय 1 मींस 40,000। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। A dash group consists of a group of customer who share a similar set of need and want. वो ग्रुप कौन सा होता है कस्टमर का जिसमें सिमिलर सेट ऑफ नीड्स एंड वांट होती है? तो कौन सा होता है वो? मार्केट सेगमेंट। एक मार्केट सेगमेंट में सिमिलर नीड्स और सिमिलर वांट्स वाले कस्टमर को, कंज्यूमर को टारगेट करते हैं। ठीक है, और एक मार्केट सेगमेंट दूसरे मार्केट सेगमेंट से क्या होता है? डिफरेंशिएटेड होता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी पीछे आ चुका है। Now moving on the next question, question number 118. The change in profit due to change in sales is referred to as change in profit due to change in sale. क्या कहते हैं उसको? Operating leverage. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। इससे पहले भी आया था कि शेयर होल्डर का प्रॉफिट से शेयर होल्डर की अर्निंग में क्या चेंज आया है, वो किससे निकलता है? फाइनेंशियल लेवरेज से। द मार्केट फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड इज कॉल्ड। पीछे मैंने भी बताया था आपको क्या मार्केट है वो? मनी मार्केट। और लॉन्ग टर्म वाली मार्केट को क्या कहते हैं? कैपिटल मार्केट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट? इनमें से कौन सी फाइनेंशियल एसेट नहीं है? बॉन्ड फाइनेंशियल एसेट है, लीज ऑब्लिगेशन है, शेयर्स है, पेटेंट इंटेंजिबल एसेट है, इट इज नॉट फाइनेंशियल एसेट। Question number 121. The rate of gross profit is 20% on sales. The cost of goods sold is 1 lakh. The amount of GP is. देखिए, एक सबसे पहले तो फंडा पता होना चाहिए। अगर कोई चीज सेल्स प्राइस पे गिवन है और उससे आपको कॉस्ट प्राइस पे जाना है तो उसके लिए फंडा क्या होगा? रेट अपॉन 100 माइनस रेट। अगर कोई चीज आपको सीपी पे गिवन है और आपको उसको एसपी पे जाना है तो उसका फंडा क्या होता है? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये आपको पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। 20% है, सेल्स पे गिवन है और प्राइस दिया हुआ है कॉस्ट पे, तो डायरेक्टली ये परसेंटेज तो उस पर कैलकुलेट नहीं होगी क्योंकि परसेंटेज है सेल्स पे एंड वी आर वी हैव गिवन कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये परसेंटेज इस पर डायरेक्टली चार्ज नहीं होगी, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एसपी से सीपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया? रेट अपॉन 100 माइनस रेट। अब आपका 1 लाख है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट को करोगे तो रेट क्या है? 20%, 100 माइनस रेट यानी कि 80। क्या हो जाएगा ये? इसको कट करोगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 यानी कि यू विल गेट 25,000। 121 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122।
क्वेश्चन नंबर 122. Organizations are made up of people and the success management lies in dealing with these people. This is the fundamental of. कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है लोगों से बनी है और उसकी सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इन दिस डीलिंग विद पीपल, तो उसकी सक्सेस इसी पे डिपेंड करती है किस तरह से आप लोगों के साथ डील करते हैं. ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में. क्लियर है? यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123. If firm capital balance is rupees 1 lakh at the beginning of the year and at the end of the year total assets is 1,50,000, liability 70,000. If the total cash withdrawal during the period is 30,000, what was the amount of net profit or net loss? देखिए क्लोजिंग कैपिटल इसकी हेल्प से निकल जाएगी. कैपिटल क्या होती है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी. तो 1,50,000 में से 70 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 80,000. तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी आ गई 80,000. ठीक है. अब देखिए आपके पास ओपनिंग कैपिटल है. ओपनिंग कैपिटल आपके पास है 1 लाख और आपके पास ड्रॉइंग्स है. तो क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा इसमें? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट एंड लॉस. अगर लॉस है तो माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस. यही होता है. और एडिशनल कैपिटल है तो उसे एड ऑन करते हैं. फॉर्मूला पता है तो आसानी से इसी से निकल जाएगा. अब हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग्स है तो हमने देखा कि 80K है क्लोजिंग, और अगर आप 1 लाख में से ड्राइंग लेस करते हो तो आपके पास क्या आ रहा है? 1 लाख माइनस 30,000, 70,000. तो क्या हो रहा है? 80K हो रहा है और हमारे पास अभी 70K है. इसका मतलब क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट. क्योंकि 10,000 प्रॉफिट ऐड हो जाएगा तो क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगी? 80. ठीक है. तो क्या आ रहा है आंसर? 10,000 प्रॉफिट. आप चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके अगर अच्छे से पता है तो वहीं से क्वेश्चन निकाल सकते हो. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124. A company use straight line method of depreciation for an equipment that cost rupees 28,000, has salvage value of rupees 3,000 and has a 5-year useful life. What will be the book value of asset at the end of the 3rd year? स्ट्रेट लाइन मेथड है यानी कि हर साल का जो डेप्रिसिएशन है वो इक्वल होगा. डेप्रिसिएशन निकालते कैसे हैं? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ. 28 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि क्या आ गया? 5,000. अब 3 साल के बाद आपसे पूछ रहा है कि आफ्टर 3 ईयर क्या होगी. स्ट्रेट लाइन है तो 3 साल डेप्रिसिएशन लगेगा यानी कि कितना हो गया? 15K. एसेट की वैल्यू है 28,000 और 3 साल में डेप्रिसिएशन लग गया 58, तो ये 15,000. तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका 13,000. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. ये कैलकुलेट करते समय सैल्वेज वैल्यू का कोई रोल नहीं होता. सैल्वेज वैल्यू सिर्फ कैलकुलेशन में ही लेस करते हैं. क्लियर? इसके अलावा कई बार जैसे यहाँ पे तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछा है कितनी होगी. कई बार क्या पूछता है? रेट निकालने के लिए. सपोज इसमें पूछता है रेट क्या होगी, तो रेट क्या होगी? रेट निकालने का तरीका होता है एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट. यानी कि यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू आपको कंसीडर नहीं करनी होती. इनटू 100 सोल्व करते हो और आप आंसर निकाल देते हो. अगर आपसे क्या पूछा होता? व्हाट विल बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है. Moving on the next question, question number 125. If the opening stock of 50 units of finished goods are valued at rupees 10 each and average unit cost of 500 units produced during the period is rupees 8.90, which method of stock valuation gives the closing stock value of 9? तो इनमें से कौन सा मेथड 9 वैल्यू देगा? देखिए फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो पहले वाले को पहले हटाते हैं, यहाँ से वैल्यू चेंज नहीं होती तो यहाँ से नहीं निकाल पाओगे. इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमेशा सबसे पहले हम सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज को चेक करते हैं. सिंपल एवरेज में क्या होता है? सिंपल एवरेज ऑप्शन में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ सिंपल एवरेज में कैसे निकालते हैं. सिंपल एवरेज में प्राइस का एवरेज निकाल देते हैं. 8.90 प्लस 9
डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 10 है ना, ये है आपका 10 प्लस एवरेज क्या हो जाता, एवरेज हो जाता 10 प्लस 8.90 डिवाइडेड बाय 2, अगर इसमें होता तो चेक करने के लिए, लेकिन हमारे पास है नहीं। तो अगर पेपर में आप इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सबसे पहले वेटेड एवरेज पे चेक करो। वेटेड एवरेज क्या होता है, वेटेड एवरेज में प्राइस निकाला जाता है टोटल वैल्यू ऑफ यूनिट्स इन स्टॉक अपॉन टोटल प्राइस। तो टोटल वैल्यू क्या होगा, 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10, यानी कि कितनी यूनिट हो गई 500, प्लस 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8.90। तो इसको करोगे आप 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा टोटल वैल्यू निकालने के लिए, यूनिट इंटू रेट। 0 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 8 जा 40 प्लस 4 44, तो ये कितना आ जाएगा 4950 टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस क्या है, टोटल प्राइस हमारे पास है 10 प्लस 189, यानी कि 8.90, 10 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 18.90। क्लियर है ये चीज, क्या होता है समेशन ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्राइस। समेशन ऑफ यूनिट क्या किया हमने, 50 प्लस 50 इंटू 10 यानी कि 500, और दूसरा क्या है 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8.90, इसको मल्टीप्लाई किया, 9 5 जा 45, ठीक है, 5 8 जा 40, 40 प्लस 4 44, तो ये अपना ऐड किया तो ये आ गया 4950। इसको सोल्व करेंगे, इससे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पर यूनिट स्टॉक। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये आपको डिवाइड करके देखना होगा। डिवाइड करने का तरीका आपका खुद का अपना होगा, जैसे चाहे आप डिवाइड करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द राइट आंसर। कुछ गड़बड़ कर दिया, नहीं सॉरी, टोटल क्वांटिटी होता है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, टोटल तो ठीक है। वेटेड एवरेज में वेटेड एवरेज मेथड में होता है टोटल वैल्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी, इसमें प्राइस नहीं होता, टोटल यूनिट्स। तो टोटल वैल्यू अपनी आई थी, अभी हमने किया था 500 प्लस 4450 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। यूनिट्स कितनी है 50 और 500 550, यानी कि क्या आ जाएगा 4950 डिवाइडेड बाय 550। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 प्लस 4 49, यानी कि आंसर क्या आ गया 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा वेटेड एवरेज। क्लियर है, अगर सिंपल एवरेज भी ऑप्शन होता तो सिंपल एवरेज में क्या होता है प्राइस का एवरेज कर देते हैं। क्लियर, और वेटेड एवरेज में क्या बताया मैंने, टोटल वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट, ध्यान रखना। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। The price on goods and services sold by one member of a corporate family to another, such as from a parent to its subsidiary। अगर एक कॉर्पोरेट फैमिली से दूसरे कॉर्पोरेट फैमिली को, यानी कि पेरेंट कंपनी से अगर सब्सिडरी को गुड्स सोल्ड किए जाते हैं तो उस प्राइस को क्या कहते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। Which of the following refers to the process of getting detailed information about job? जॉब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, जॉब एनालिसिस से। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128। Which of the following statement concern the 3 column cash book is true? 3 column cash book में क्या होता है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मैं पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, पहला वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट लग रहा है। द बैंक कॉलम कैन हैव ईदर अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो कैश बुक के जो बैंक कॉलम है उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। ए डेबिट विल कॉज द बैलेंस इन अ लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट में डेबिट कब होगा, देखिए अगर हम मॉडर्न मेथड की बात करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड हमारा था वही अपना
पर्सनल, रियल और नॉमिनल वाले रूल्स लगाना। और मॉडर्न मेथड में क्या कहा गया है? मॉडर्न मेथड में ये कहा गया है एसेट्स और एक्सपेंसेस के कंसर्न में कहा है कि अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो इनको डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होते हैं तो इनको क्या करते हैं? क्रेडिट। कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम के कंसर्न में ये कहा गया है मॉडर्न मेथड में, अगर ये डिक्रीज होते हैं तो डेबिट और इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। तो यहाँ पे लाइबिलिटी को डेबिट करना है, यानी कि लाइबिलिटी अगर डेबिट होगी तो क्या होगी? वो डिक्रीज। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, कॉन्ट्रा एंट्री इज द कैश बुक वुड इंक्लूड। कॉन्ट्रा एंट्री इनमें से कौन सी होगी? कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिस एंट्री में कैश और बैंक दोनों आते हैं, यानी कि कैश बुक में कैश और बैंक दोनों कॉलम में एक साथ एंट्रियां होती हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसके कौन कौन से केसेस होते हैं? पेड इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, ओपन अ करंट अकाउंट, क्या होगी? कॉन्ट्रा एंट्री। क्योंकि इस सिचुएशन में एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कॉन्ट्रा एंट्री की? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो वहां पे कैश आ रहा है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये वाली एंट्री होगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है अगर ड्रॉइंग्स है तो क्या होगा? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक्स फॉर प्राइवेट यूज और पर्सनल यूज, तो वहां पे कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, वहां पे एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ हो रहा है कैश तो वो क्या होगा? बैंक अकाउंट क्रेडिट और ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आप देख रहे हो सेम एंट्री में कैश और बैंक नहीं आ रहा है। क्लियर? तो यहां से चूज करोगे तो विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक, ये क्या हो जाएगा आपका? कॉन्ट्रा एंट्री। यानी कि 130 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर? कॉन्ट्रा एंट्री क्लियर है अच्छे से? क्योंकि चीजों को समझते चलो, पेपर करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेपर पढ़ के इसके आंसर हमें रटने हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, थिंग्स, और उससे रिलेटेड चीजें भी आपको समझ के चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। वेज और सैलरी के लिए कौन सा फैक्टर जो है वो नॉट एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर है और वो इन्फ्लुएंस भी नहीं करता। कॉस्ट ऑफ लिविंग है, लेबर मार्केट कंडीशन ऑब्वियसली, एबिलिटी टू पे इज नॉट रिलेटेड टू वेज डिटर्मिनेशन, लेबर लेजिस्लेशंस इज आल्सो रिलेटेड। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, an error where an invoice from a supplier of electrical equipment has been debited to electricity। खरीदे हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और डेबिट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी को, मीन्स था क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसको ट्रीट कर क्या कर दिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस तरह के एरर को कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट थे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन उसकी पोस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कर दी गई है। एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, a sale of ₹25 to A and was entered as sale to B. This is an example of, एक अकाउंट में एंट्री करनी थी उसकी जगह दूसरे अकाउंट में एंट्री कर दी, तो ये कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला फंडा नहीं है, गलत अकाउंट चूज कर लिया, मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी के अकाउंट में एंट्री कर दी, इसको क्या कहते हैं? एरर ऑफ कमीशन। अगर एंट्री की अमाउंट की गलती होती है, मान लो 25,000 की जगह 2500 लिखा गया, तो इसको भी एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। और अगर ए की जगह बी के अकाउंट में एंट्री कर दी तो भी एरर ऑफ कमीशन। सेल्स बुक की जगह पे सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री कर दी, एरर ऑफ कमीशन। यानी कि गलत अकाउंट में अगर पोस्टिंग होती है तो उसको एरर ऑफ कमीशन कहते हैं, लेकिन गलत अकाउंट में अगर इस तरह से पोस्टिंग हुई है कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट होके होना था और दूसरा रेवेन्यू की तरह ट्रीट होके होना था, तो उसको क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओमिशन एज यू नो
भूल की गलती यानी कि आप एंट्री करना ही भूल गए हैं। और कंपनसेटिंग एरर, ऐसे एरर होते हैं जहाँ पे एक गलती दूसरी गलती को क्या कर देती है, कंपनसेट कर देती है, यानी कि ट्राई बैलेंस के एग्रीमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता उन दो गलतियों की वजह से। क्वेश्चन नंबर 134, which of the following rules stands true while preparing of schedule of change in working capital? अगर शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बना रहे हो तो इनमें से क्या किस किस का इम्पैक्ट पड़ेगा? एन इंक्रीज इन करंट एसेट्स इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। भाई वर्किंग कैपिटल होता क्या है? वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ऑब्वियसली करंट एसेट्स इंक्रीज हुई है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे सेम का अपोजिट कहा है, जब ये ट्रू है तो ये तो किसी हाल में ट्रू नहीं हो सकता। एन इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीज वर्किंग कैपिटल। देखिए करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज। जब ये ट्रू है तो इसका अपोजिट भी ट्रू नहीं हो सकता, यानी कि आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए एंड सी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, which of the following is a fixed component of compensation package? जब वो आपको सैलरी का स्ट्रक्चर मिलता है तो उसमें कौन सा जो कंपोनेंट है वो फिक्स होता है? वो होता है बेसिक पे। जो आपके अलाउंसेस वगैरह हैं वो चीजें चेंज होती रहती हैं एज पर रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, लेकिन बेसिक पे रहती है फिक्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, Ahmed is conducting an interview for hiring sales executive for his organization. He need to know about the personality of the person. Which of the following method would be used? भाई अहमद को इंटरव्यू कंडक्ट करना है एग्जीक्यूटिव हायर करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए कौन सा टेस्ट करेगा? वो साइकोलॉजिकल टेस्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल? आपको मैंने बताया एरर ऑफ प्रिंसिपल मीन्स ट्रीटेड द रॉन्ग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखोगे आप परचेज ऑफ ट्रांजेक्शन एंटर इन परचेज रिटर्न बुक, अभी पीछे बताया आपको, ये क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन। कैश सेल्स ऑफ ₹300 wrongly entered in sales book, error of commission. Debit repair account instead of furniture account. Debit repair account means revenue account instead of furniture means capital. This is the error of principal. Sales book of ₹200 entered in the books at 2000. This is also error of commission. So in this situation, option number 3 is the right answer. Moving on the next question, question number 138. An organization has furniture for ₹90,000, cash ₹1 lakh, debtor ₹10,000, other assets ₹1 lakh, and owner's equity is ₹90,000. What is the liability on the organization? Liability is total assets minus owner's equity. Total asset 90,000 plus 1 lakh प्लस 10,000 प्लस 1,000, तो कितना हो गया ये? 2,01,000। 2,01,000 माइनस 90,000। 2,01,000 माइनस 90,000, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 1,11,000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 139. Which of the following is an example of long-term liability? Long-term liability इनमें से कौन सा है? क्रेडिटर शॉर्ट टर्म है, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म, अकाउंट्स पेबल और यू कैन से बिल्स पेबल शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म क्या होगा? मॉर्टगेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140. Ajay is a programmer for educational solution company working for past 5 years and has performed well, but since past few months his behavior including following issues. He reacted badly in the meeting when a new responsibilities was given to him. He often comes late to office. He is forwarding his resume to recruiter. He often complain about the working condition. तो ये सारी चीजें देख के आपको लगेगा
कि he is not satisfied with his job, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर. Moving on the next question, question number 141. The process of getting all the organization member involved to form a sense of common purpose. सेंस ऑफ कॉमन पर्पस में आपको ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबरों को इन्वॉल्व करना है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142. Which of the following are the duties of labor welfare officer? लेबर वेलफेयर ऑफिसर की कौन कौन सी ड्यूटीज हैं? प्रमोटिंग वेलफेयर स्कीम एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वर्कर्स, करेक्ट है. सॉल्विंग फैमिली एंड पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स, कुछ हद तक ये भी ठीक ही है. कंडक्टिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, ये लीगल होता है, इसका लेबर वेलफेयर ऑफिसर से कोई रिलेशन नहीं है. कंडक्टिंग मीडिएशन, दिस इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर. कंडक्टिंग एडजुडिशियल प्रोसीडिंग, ये भी नहीं हो सकता. सॉल्विंग एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस, दिस इज ऑल्सो द लेबर वेलफेयर ऑफिसर. तो श्योर कौन से हैं? फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ. तो देख लो जिसमें है वही ऑप्शन होगा. फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ, और सेकेंड भी है डाउटेड वाला, क्योंकि चार दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है मैक्सिमम. कुछ हद तक वो भी रहता ही है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143. A set of concept and tools applied for getting all the employee focus on continuous improvement in the eye of the customer is properly known as. भाई कस्टमर की आई में अपने आप को इम्प्रूव करना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 144. What term is used to describe information coming into a computer that is in bad form or is incorrect? कंप्यूटर से जो इंफॉर्मेशन गेट होती है वो बेड फॉर्म में मिल रही है और इनकरेक्ट है, उसको क्या कहते हैं? एंड विल प्रॉपरली अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ऑब्वियसली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो डिसीजन मेकिंग भी रॉन्ग होगी. उसको बोलते हैं घी गो गार्बेज इन गार्बेज आउट. अगर गलत इंस्ट्रक्शन दोगे, गलत डेटा डालोगे, तो वहां से गलत आउटपुट ही निकल के आएगा. गार्बेज इन गार्बेज आउट. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145. Which of the following is not a part of stage of conflict episode? इनमें से कौन सी conflict episode की स्टेज नहीं है? वो स्टेज है interpersonal conflict is not the stage of conflicts. Question number 146. Management Information System MIS create and share document that support day-to-day activities. Moving on the next question, question number 147. Which of the following needs of employee are addressed by human resource planning? Human resource planning कौन सी नीड को एड्रेस करता है? The need addressed by HRM department or human resource planning is development need. Option number 4 is the right answer. Dash is the special tailor for the use of executive of an organization to support his decision making. डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं ESS, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम. और इसके अगर कभी एग्जाम में दिया हो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम तो वो आंसर होगा. यहाँ पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नहीं है हमारे पास. DBS का मतलब है डेटाबेस सिस्टम है. यहाँ पे DSS अगर है डिसीजन सिस्टम तो उसको आपको यूज करना है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और ये है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम. तो डिसीजन मेकिंग में कौन हेल्प करता है? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम. मींस ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149. A strike become illegal if it is resorted to. एक स्ट्राइक इलीगल कब बन जाती है? इनमें से कौन सी सिचुएशन इस चीज को सेटिस्फाई करती है? ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कॉन्सिलिएशंस ऑफ प्रोसीडिंग. ऑब्वियसली प्रोसीडिंग चल रही है और उसके बीच में अगर स्ट्राइक करते हैं तो इलीगल है. ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, ये सिचुएशन भी इलीगल होगा.
ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द आर्बिट्रेटर, अगेन इसमें भी होना चाहिए। विदाउट गिविंग 6 वीक्स नोटिस टू स्ट्राइक, ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है। बिफोर एक्सपायरी ऑफ द स्ट्राइक नोटिस पीरियड, अगर स्ट्राइक नोटिस पीरियड दिया हुआ है वो एक्सपायर नहीं हो, उससे पहले करना भी इलीगल है। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग फॉर मीडिएशन, ये इसका भी कोई इससे रिलेशन नहीं है लीगल इलीगल से, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, a need to discover what we are and to develop to the fullest potential refers to, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है फर्स्ट 100 में भी। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आए हैं आगे, मतलब एक ही टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन भी आए हैं। तो अपने आप को पहचानना आप क्या हो और अपने आप को फुली डेवलप करना मास्लो की कौन सी नीड के अंदर आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स आर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसकी कॉस्ट क्या होती है, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है, डूबत लागत, जो एक बार खर्चा हो गया उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 152, व्हाट इज द वे ऑफ रेजोल्यूशन व्हेन देयर इज अ क्राइसिस ऑफ लीडरशिप ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के टाइम में अगर लीडरशिप का क्राइसिस आ जाता है तो कौन सा तरीका बेटर है, ग्रोथ थ्रू डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन देके ग्रोथ ग्रेड की जा सकती है। डैश इज द प्रोसेस फोकस ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ द मैन पावर, प्लानिंग पार्ट पे कौन काम करता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एंड डैश इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैन पावर, और मैन पावर को इम्प्लीमेंट कौन करता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 is the right answer. Moving on the next question, question number 154. The process of performance appraisal is concerned with, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो किस चीज से कंसर्न होता है, आइडेंटिफाई एंड असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 4 is the right answer. Authorized capital of a company is 5 lakh, 40% of its capital is paid up. कंपनी रजिस्टर हुई है 5 लाख कैपिटल से, लेकिन पेड अप कैपिटल कितनी है, 40%, 5 लाख का 40% क्या हो जाएगा, 2 लाख। 50,000 लॉस है और 2 लाख क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉस कैरीड फ्रॉम लास्ट ईयर, पिछले सालों के 2 लाख जो है लॉस है। अगर यहां से आप नेट वर्थ निकालते हो कंपनी की तो नेट वर्थ क्या आ जाएगी, -50, मीन्स -50,000, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डील विद प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टूल्स फॉर मैनेजमेंट, कौन सा तरीका है जिसमें आप ये चीजें करते हो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। Question number 157, under which of the following condition employer is liable to pay compensation to workmen, किस सिचुएशन में एम्प्लॉयर कंपनसेशन देगा, if there is a personal injury to workmen, if there is a caused by an accident at workplace, if the accident is caused by disobedience of the employee in the use of safety measure, यानी कि सेफ्टी मेजर्स के बारे में उसको बताया गया था, उसको उसने डिसओबे किया था, वो खुद लाइबल है उस एक्सीडेंट के लिए, यहाँ पे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अगर डेथ हो गई है उसकी इंजरी से तो कंपनसेशन मिलेगा। एक्सीडेंट अकर ड्यू टू इन्फ्लेशन ड्रग्स ऑन वर्कमैन, ये भी सिचुएशन में कंपनसेशन नहीं मिलेगा, यानी आंसर हो गया फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158. Training need analysis which attempt to identify the context of the training is called. कह रहे ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस which attempt to identify the context of training का के लिए कौन सा कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई करना होगा, उसके लिए करना होगा इंडिविजुअल एनालिसिस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159,
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका अगर 1 ईयर डिविडेंड नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा। सपोज 2019-20 में लॉस हुआ जिसकी वजह से उनको जो सपोज 20,000 डिविडेंड देना था वो नहीं मिला, तो 2001-2 में क्या करेंगे, उनका जो 20,000 इस बार का डिविडेंड है वो प्लस दूसरे पिछले साल का जो डिविडेंड है वो भी मिलेगा अगर प्रॉफिट इनफ है तो। यानी कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका डिविडेंड जो है कैरी फॉरवर्ड होता है। यानी कि अगर किसी बार कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ है या लॉस हुआ है तो उनका डिविडेंड लॉस नहीं होता, उनका डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तब वो डिविडेंड उनको गेट होता है। तो ये क्या है, इफ द कंपनी कैन नॉट अफोर्ड टू पे अ डिविडेंड 1 ईयर, द मिस्ड डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। वो कौन से होते हैं शेयर? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160, a firm shows required production 120 units of product for the month. Direct labor per unit is 3 hours at rupees 12 per hours. Budget labor cost is, देखिए बजट लेबर कॉस्ट क्या होगी, 120 यूनिट्स हैं, एक उसके लिए 3 आवर्स लगते हैं और पर आवर रेट क्या है 12। तो टोटल क्या होगा 120 इंटू 3 इंटू 12। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 144, 3 4 जा 12 और 314, ये आ जाएगा आपका 4320। 160 का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अभी 160 क्वेश्चन अपने हो गए हैं। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए। भाई मैं मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, आपको आपका कमेंट, आपका लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए और ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए। सेशन को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए यूजफुल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 161। स्टॉक प्राइस ऑफ XY लिमिटेड इज ट्रेडेड एट 60। XY लिमिटेड का जो स्टॉक है वो ट्रेड हो रहा है 60 पे। द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 6 पर शेयर। जो फर्म है वो 6 पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर करती है और एक्सपेक्टेड ग्रोथ क्या है 12%। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के अंडर जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्या होगी? तो इस सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी होती है डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर प्लस ग्रोथ। इन जनरल ये फॉर्मूला होता है, यानी कि 6/60 प्लस 12%, उसको लिखेंगे 0.12। 6 1 जा 6, ये आ गया 10.1 प्लस 0.12 मीन्स 0.22 मीन्स 22%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। और आप चाहो तो इसको शॉर्टकट से कर सकते हो। देखिए 60 रुपीज मार्केट प्राइस है तो 6 डिविडेंड मिल रहा है, 6 रुपीज 60 का कितना है 10%, और ग्रोथ कितनी है 12%। टोटल 10 प्लस 12 क्या हो गया 22। लेकिन ये आप जब ही कर पाते हो ऐसी चीजें जब कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। अगर क्लियर नहीं है तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूले पे जाना होगा। क्लियर? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट इन, डेलीगेशन से क्या होता है, यानी कि अपनी अथॉरिटी दूसरे को देने से क्या होता है, अनेबलिंग मैनेजर्स टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्क। तो मैनेजर क्या है, अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता, वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देता भी है तो उसके लिए वो खुद लाइबल है। अपना काम इजी करने के लिए वो डेलीगेट करता है अथॉरिटी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके सबऑर्डिनेट जो काम करेंगे उसके लिए वो खुद भी लाइबल होगा। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% दूसरे को डेलीगेट नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से क्या होता है, मैनेजर अपने टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। 80% of sales of rupees 10 lakh of a firm are on credit. It has a receivable turnover of 8. What is the average collection period and average debtor? कलेक्शन तो डायरेक्टली निकल रहा है, कलेक्शन कैसे निकल जाएगा, कलेक्शन पीरियड होता है
डेज और मंथ इन अ ईयर, यहाँ पे डेज की बात हो रही है तो 360 डेज अपॉन में रिसीवेबल टर्नओवर 8, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 में से कुछ होगा। एवरेज रिसीवेबल कैसे निकल जाएगा? एवरेज रिसीवेबल और एवरेज डेटर इज इक्वल टू क्या होगा? ये होगा आपका क्रेडिट सेल्स इनटू टर्नओवर रेशो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। क्रेडिट सेल कितनी हो गई? इसको 80% करोगे आप तो आपका इसको होगा एवरेज क्रेडिट सेल अपॉन में डेटर टर्नओवर, ये होगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डेटर टर्नओवर रेशो रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो अगर यहाँ से रिसीवेबल इधर ले आओगे और डेटर टर्नओवर इधर ले आओगे तो क्या चला जाएगा? डिवाइड में, यानी कि क्या हो जाएगा? एवरेज रिसीवेबल और डेटर क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय टर्नओवर रेशियो। क्रेडिट सेल क्या है? 80% ऑफ 10 लाख, 10 लाख का 80% 8 लाख डिवाइडेड बाय 8, 1 लाख। रिसीवेबल 1 लाख और पीरियड 45 डेज, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Question number 164. A manager can supervise a limited number of executive. Refer to which of the following? Limited number of executive, किसके अंदर कितने लोग काम करेंगे उसको क्या बोलते हैं? Span of management. Option number 2 is the right answer. Moving on the next question. Question number 165. Which of the following best describe a flexible budget? इनमें से फ्लेक्सिबल बजट के बारे में कौन सा पॉइंट करेक्ट है? तो मैं डायरेक्टली आंसर ही बता देती हूँ आपको। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अ बजट विच शोज द कॉस्ट एंड रेवेन्यू एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। अगर एक बजट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कॉस्ट और रेवेन्यू बताता है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल बजट। क्वेश्चन नंबर 166. द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्ता, जो कि वर्चुअल हो चुका है, इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो यहाँ पे किसके बीच में है? यूनाइटेड नेशन, कनाडा और मेक्सिको के बीच में था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब इसको चेंज कर दिया गया है। 167. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन? तो मोस्ट कॉमन तरीका क्या है? फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि फंक्शन के बेस पे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना। क्वेश्चन नंबर 168. अ फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस दैट अटेम्प्ट टू फोरकास्ट द मूवमेंट ऑफ प्राइस ऑफ सिक्योरिटी बेस्ड ऑन इट्स हिस्टोरिकल प्राइसेस इज कॉल्ड। एनालिसिस किया सिक्योरिटी प्राइस का हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे, हिस्टोरिकल प्राइसेस के बेस पे, तो उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 169. A dash is the joining of two firms in order to form a third company in which the equity is shared. इनमें से कौन सी ऐसी फॉर्म है जिसमें दो फर्म ज्वाइन होती हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म थर्ड कंपनी और वो अपनी इक्विटी भी शेयर करती हैं? उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जॉइंट वेंचर इस बार अच्छे से पढ़ना, इस बार कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर से काफी क्वेश्चन आए हैं। 2 क्वेश्चन इसमें भी हैं, एक और क्वेश्चन आगे आएगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा आई थी, 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, अदरवाइज 1 या 2 ही आता है। तो यहाँ से अगर जॉइंट वेंचर से गए 3 से 4 जॉइंट वेंचर और 3 से 4 कंसाइनमेंट से। बच्चों का फीडबैक यही था। क्या है? 170. In which of the following organization structure a subordinate has to work under more than one boss? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसमें सबऑर्डिनेट 1 बॉस से ज्यादा बॉस के अंदर काम करता है? वो है मैट्रिक्स। ये मैंने जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें ये क्वेश्चन कराया हुआ है और वहां पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171. Which stage of market research is considered to be the most difficult for an entrepreneur due to lack of knowledge and experience in marketing? अगर एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होगा? डिफाइनिंग द पर्पस और ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।
A personality attribute that measures degree to which people believe that they control their own fate is what? This is internal locus of control. Question number 4 is the right answer. Moving on the next question, question number 173. Which of the following is the traditional approach for costing? Traditional approach कौन सी है? Absorption costing approach. Option number 1 is the right answer. Which type of ownership is the least expenses to start? सबसे आसानी से, जल्दी से और कम खर्चे में कौन स्टार्ट हो जाती है? सोल प्रोप्राइटरशिप. इसके कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती, थोड़े सा एक्सपेंडिचर करके स्टार्ट किया जा सकता है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मे बी लार्जर इन केस ऑफ. भाई स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स. आपके अंडर ज्यादा लोग काम करेंगे, आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बड़ा कब हो सकता है? जब एम्प्लॉय क्या है? कॉम्पिटेंट है. कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. Question number 166. A country's dash is the difference between the value of country's import and export. देखिए कंट्रीज की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस लिखा जाता है करंट अकाउंट में. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177. A dash is a strong internal stimulus impelling action. भाई कौन है स्ट्रॉन्ग इम्पल्स जो एक्शन को इंपेल करती है? वो है ड्राइव. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. व्हेन प्रोडक्ट कैन नॉट बी इजीली डिफरेंशिएटेड. अगर एक कंपनी और दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और उनको डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में देयर इज लिटिल रूम फॉर प्राइस वेरिएशन. तो वहां पे आप प्राइस वेरिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप प्राइस हाई करोगे अपने कॉम्पिटिटर से, तो उस सिचुएशन में आप अपने कस्टमर को लूज कर सकते हो. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 179. एन एसओप. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसओप की फुल फॉर्म क्या होती है? एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान. यानी कि इसमें कंपनी में एम्प्लॉयज को ओनरशिप दी जाती है. जब कंपनी में एम्प्लॉय को ओनरशिप दी जाएगी तो वो अपना समझ के काम करेंगे. मीन्स इस सिचुएशन में क्या होगा? मोटिवेट्स एम्प्लॉय बिकॉज दे रियलाइज दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ. तो मेहनत से काम करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि वो खुद भी कंपनी का पार्ट है और वो अपने लिए ही काम कर रहे हैं. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180. A dash is a separate entity that involve a partnership between two or more active partner. सेपरेट एंटिटी बनती है, सेपरेट एंटिटी है और जिसमें पार्टनरशिप है 2 और मोर एक्टिव पार्टिसिपेंट की, उसको क्या कहते हैं? ज्वाइंट वेंचर. तो अगर देख रहे हो आप पेपर में देखोगे कि क्वेश्चन जो है सेम है और सेम क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से पूछा हुआ है सेम पेपर में. ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं. इफ यू केयरफुली एनालाइज दिस पेपर. क्लियर है? तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन. सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हम आपको कुछ एडवांटेज प्रोवाइड कर भी पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए वर्क अच्छा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.